गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएंगे, जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में यह ऑनर्स पेपर है इकोनॉमिक्स, जिसमें आप लोग को पहले ऑफलाइन के माध्यम से जो भी क्लास हो चुका है, उसके बाद आगे जो सिलेबस है उसमें है उपभोग, अर्थ, महत्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। इसके बारे में हमने अगले क्लास में कुछ चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उपभोग के बारे में बता दिए हैं कि उपभोग क्या है। उसके बाद उसका अर्थ, इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। उपभोग अर्थशास्त्र का प्रमुख विभाग है। उपभोग का शाब्दिक अर्थ है उपयोग करना। हम यहाँ साधारण भाषा में उपभोग को उपयोगिता के नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं। उसके बाद इसको उपभोग का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना होता है, जो कि अगले कक्षा में हमने बता चुके हैं जो उपभोग क्या है। तो इसका एक लाइन में अगर कहा जाए तो उपभोग का अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। उसके बाद है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष उपयोग को ही उपयोगिता कहना उचित होगा। कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषा दिए थे, जो कि अगले कक्षा में हम बता चुके हैं। प्रोफेसर A.L. मेयर्स के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रत्यक्ष या अंतिम प्रयोग ही उपयोग है। अब यहाँ A.L. मेयर्स कहते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं, मनुष्य जो भी वस्तु की आवश्यकता होता है और उससे वह संतुष्टि होते हैं या उसका सेवा प्राप्त कर प्रत्यक्ष या अंतिम प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। उसके बाद फिर है मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं उपभोग के बारे में कि उपभोग क्या है। तो उपभोग को प्रतिकूल उत्पादन समझा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा यह कहा गया है उपभोग को प्रतिकूल उत्पादन समझा जाता है। इन परिभाषाओं के अनुसार उपभोग की क्रिया में वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन उनमें निहित उपयोगिता नष्ट होती है। ये जो प्रोफेसर A.L. मेयर्स और प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दिए हैं, उनके अनुसार इन्हें 3 बातें स्पष्ट होती है, जो कि 1 नंबर में आपको बता चुके हैं अगली कक्षा में। उपभोग की क्रिया में वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन उनमें निहित उपयोगिता नष्ट होती है, जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बता चुके हैं। जो कि उसमें एग्जाम्पल बताए थे, जो कोयला नष्ट नहीं होता, उसमें निहित कोयला नष्ट नहीं होता, परंतु वास्तव में कोयला गर्मी, आंच एवं प्रकाश में बदल जाता है, वह नष्ट नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है केवल मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के क्रम में उपयोगिता का नष्ट होना ही उपभोग कहलाता है। तीसरा में बताए थे उपभोग के लिए आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि अनिवार्य है। यहाँ कह रहे हैं उपभोग के लिए जो भी उपभोग करते हैं उसकी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि अनिवार्य है। अब आगे है अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व। अभी तक आपने उपभोग के अर्थ के बारे में जाना। अब आगे है अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व। अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपभोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एडम स्मिथ
एडम स्मिथ के पूर्व तक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपभोग पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। यानी कि एडम स्मिथ से पहले जो भी लेखक ने उपभोग के बारे में बताया उस पर कम ध्यान दिया जाता था। उपभोग के महत्व की ओर लोगों का ध्यान सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशंस में आकृष्ट किया यानी कि बताया। उन्होंने यह बतलाया कि उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों है। एडम स्मिथ ने इस पुस्तक के माध्यम से बताए उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों है। क्या बताएं? उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों हैं। ये एडम स्मिथ अपने इस पुस्तक के वेल्थ ऑफ नेशंस के अनुसार कह रहे हैं उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों हैं। बाद के अर्थशास्त्रियों में मार्शल जेवंस तथा वाकर आदि ने भी उपभोग के महत्व को स्पष्ट किया। जेवंस के अनुसार तो अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के सही सिद्धांतों पर ही आधारित है। यहाँ जेवंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के सही सिद्धांतों पर आधारित है। जेवंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के सही सिद्धांतों पर आधारित है। पहले कुछ विद्वानों ने जैसे मार्शल, जेवंस, वाकर ने पहले कह चुके हैं उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य दोनों है। और यहाँ पर्सनली जेवंस ने कह रहे हैं अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के
सही सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तव में अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपभोग को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे है, अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व निम्नांकित विवरण से अधिक स्पष्ट किया जाता है। अभी तक आपको बताएं अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व, जो इसका क्या महत्व है। अब इसके महत्व का विवरण जानिए, इससे यह और अधिक स्पष्ट होगा जो अर्थशास्त्र में उपभोग का क्या महत्व है। इसमें 1 नंबर में है, उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की जननी है। यहाँ कह रहे हैं उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की जननी है। वास्तव में उपभोग समाज में उत्पादन, विनिमय एवं वितरण संबंधी क्रियाओं की जननी है। उत्पादन होता है किसी वस्तु की पूर्ति, जो कि मांग के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार इसको बनाया जाता है। उसके बाद है विनिमय। विनिमय होता है विनिमय आदान प्रदान, लेना और देना। किसी वस्तु को अगर हम किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं। फिर है वितरण संबंधी क्रियाओं की जननी है। इतना ही नहीं, इसके अध्ययन से मनुष्य को उपभोक्ता के रूप में अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। अब इस लाइन को एक बार और दोहराते हैं। इतना ही नहीं, इसके अध्ययन से, किसके? उपभोक्ता के उपभोग के अध्ययन से मनुष्य को उपभोक्ता के रूप में अपनी सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार उत्पादकों को भी अपनी वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा एवं इसके किस्म निर्धारण में उपभोग से सहायता मिलती है। अब यहाँ कह रहा है उत्पादन की मात्रा एवं इसकी किस्म। उत्पादन की मात्रा यानी कि मांग, उपभोक्ता की मांग क्या है, उसके अनुसार उसको जो है उत्पादन करने में सहायता मिलती है। उसके बाद जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसमें क्या कमी है, क्या जोड़ा जाए, इसकी जानकारी भी उपभोग के माध्यम से लिया जाता है। उपभोग में अध्ययन से उन्हें उपभोक्ता की बचत का अंदाज़ा लगता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी सहायता होती है। यहाँ कह रहा है बचत का अंदाज़ा लगता है। उपभोग के अध्ययन में से उपभोक्ता की बचत का भी अंदाज़ा लगता है और उस वस्तु की कीमत निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार एक वित्त मंत्री को उपभोक्ता की वस्तुओं पर कर निर्धारण में उपभोग का अध्ययन सहायक सिद्ध होता है, जो कि किसी भी वस्तु का जो गवर्नमेंट उस पर कर लगाती है वह उत्पादन के माध्यम से ही उसकी जानकारी मिलती है, जो किस वस्तु पर क्या कर लगाया जाए, जिससे व्यक्ति को उस सामान की उपयोगिता में कम परेशानी उठानी पड़े और सही उसको वस्तु की प्राप्ति हो।
मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं सदा अनुभव होते रहता है। मनुष्य को दैनिक जीवन में वह जो जीवन यापन करता है उसमें किस किस वस्तु की आवश्यकता होती है वह अनुभव करते रहते हैं। यथा जैसे खाने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न तथा फल इत्यादि, शीत या गर्मी से बचने के लिए वस्त्र और मकान, बीमारी से बचने के लिए दवा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तक, कलम इत्यादि। इन वस्तुओं की पूर्ति के लिए हमें आर्थिक प्रयत्न करना पड़ता है। आर्थिक प्रयत्न यानी कि आय के लिए जो है हमें कार्य करना पड़ता है। जब हमें आय की प्राप्ति होती है फिर हम ये सभी चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए आय करते हैं, कमाते हैं। किंतु आजकल हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक तथा विभिन्न प्रकार की हो गई है कि इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें स्वयं अपने तथा अपने परिवार के प्रयत्नों से नहीं कर सकते हैं। अतः आज प्रत्येक व्यक्ति किसी एक वस्तु के उत्पादन में ही अपना सारा समय लगाता है और अपनी वस्तुओं को दूसरे की वस्तुओं से विनिमय कर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यहाँ कह रहा है किसी वस्तु ने कोई व्यक्ति अगर गेहूं की उपज करता है और उसे चावल की ज़रूरत होती है तो ये दोनों आपस में विनिमय कर दोनों जो है अपना पूर्ति करते हैं। और अपनी वस्तुओं का दूसरे की वस्तुओं से विनिमय कर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किंतु किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए हमें विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ कह रहा है एक वस्तु की उत्पादन अगर हम करते हैं तो विभिन्न व्यक्ति, जैसे बड़ा संगठन है या बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें एक व्यक्ति से वह संचालन नहीं होता। उसमें 2, 4, 5, 10 जैसा व्यवसाय है उसके अनुसार वहाँ आदमी की आवश्यकता पड़ती है। वह अपनी वस्तुओं का दूसरे की वस्तुओं से विनिमय कर आवश्यकता की पूर्ति करता है। किंतु किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए हमें विभिन्न व्यक्तियों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आज उत्पादन का कार्य भूमि, श्रम तथा पूंजी को एक स्थान पर एकत्र कर प्रबंधकों एवं शासियों द्वारा किया जाता है। किन किन वो चीज़ों की ज़रूरत होती है? भूमि, श्रम तथा पूंजी। ये किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए भूमि, श्रम तथा पूंजी को एक स्थान पर एकत्र कर प्रबंधकों एवं शासियों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार वितरण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है उसे वह अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं को क्रय कर सकता है। ये जो है व्यवसाय शुरू किए हम और उस व्यवसाय में जो भी व्यक्ति कार्य किया और इस व्यवसाय से जो मुनाफा प्राप्त हुआ वह इन व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है, चाहे वह राशि मासिक हो या व्यक्तिगत रूप से मासिक हो या व्यक्तिगत रूप से
उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे वह अपनी दूसरी आवश्यकताएं जो होती है उसकी पूर्ति कर सके। और इस प्रकार वितरण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है उसे वह अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुओं को क्रय करता है। इसे स्पष्ट है कि उपभोग ही हमारी आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत है। अब दूसरा नंबर में है मानव के सुख एवं आर्थिक समृद्धि का उपभोग से घनिष्ठ संबंध। दूसरा नंबर में है मानव के सुख एवं आर्थिक समृद्धि का क्रियाओं का समृद्धि का भी उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ कह रहा है मानव के सुख एवं आर्थिक समृद्धि का भी उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। यह लाइन बता रहा है मानव के सुख एवं समृद्धि भी उपभोग पर ही निर्भर है। उपभोग यानी कि वस्तु का उत्पादन जो भी होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है उससे मानव सुख एवं आर्थिक समृद्धि सुख तो करता ही है और सुख के साथ साथ आर्थिक प्राप्ति भी, क्योंकि यह सुख प्राप्त करने के लिए वस्तु का निर्माण होता है, उस निर्माण में कार्य करता है, उससे उसको आय की प्राप्ति होती है और वह अपना उपभोग पर समृद्धि भी उपभोग पर निर्भर है। आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमारी आर्थिक समृद्धि आधारित है। वास्तव में किसी राष्ट्र के निवासियों की आर्थिक समृद्धि वहाँ के निवासियों को उपलब्ध उपभोग की सामग्री पर निर्भर करती है। अमेरिका तथा ब्रिटेन के निवासियों को हमारे देश के निवासी